हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर नंबर 7 से भाई हम लोग का आज न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग अगेन अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, जो कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 6 तक देखा था। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम को भी हम लोग रिवाइज करेंगे, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 6 तक हम लोगों ने किस मशीन के ऊपर काम किया है? एसी मशीन के ऊपर। और एसी मशीन में भी अगर देखें तो ये आपका ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। एक था आपका स्टेशनरी मशीन, राइट। और स्टेशनरी मशीन में आपका आता है ट्रांसफार्मर, इसके अंदर आपका आ जाएगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर, राइट। तो अभी हम लोगों ने इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं किया है, इसको हम लोगों ने यहां से हटा रखा है। दूसरा पार्ट था हम लोग यहाँ पे रोटेटिंग मशीन, और इसमें आता है आपका इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, राइट। और इसमें भी अगर देखें तो 3 फेज इंडक्शन मशीन आ जाएगा, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन आ जाएगा, उसी तरीके से फिर सिंगल फेज इंडक्शन मशीन आ जाएगा और सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 6 तक, ये हम लोगों ने सीखा है स्टेटर के लिए, ठीक है। और स्टेटर के लिए भी कौन सा? इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर के लिए। फिर चाहे 3 फेज का वाइंडिंग करना हो स्टेटर में या फिर सिंगल फेज का वाइंडिंग करना हो, ये हम लोगों ने सीख लिया है, ओके। या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं भाई कि जो आपका इंडक्शन मशीन है और जो सिंक्रोनस मशीन है, फिर चाहे 3 फेज हो या फिर सिंगल फेज हो, इनका जो स्टेटर होता है ये कॉमन होता है। कॉमन कहने का मतलब जो वाइंडिंग आप इंडक्शन मशीन के स्टेटर पे कर रहे हैं उसी तरीके का सेम वाइंडिंग आप सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर पे करेंगे, ओके। या फिर कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई स्टेटर है उसको आप क्या कर सकते हैं? इंडक्शन मशीन के लिए भी यूज कर सकते हैं और सिंक्रोनस मशीन के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप पढ़िएगा तो इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन दोनों आपका साथ में पढ़ा जाता है, ओके। तो अभी हम लोगों ने स्टेटर के ऊपर काम कर लिया है। अब इसमें बचता है आपका रोटर को लेकर के। तो रोटर के वाइंडिंग को समझने के लिए भाई हम लोग को यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा और हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट आना पड़ेगा अपने डीसी मशीन वाइंडिंग के ऊपर, ओके। क्योंकि डीसी मशीन इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग कुछ न्यू टर्म्स को सीखेंगे। उसको समझ जाने के बाद फिर हम लोग वापस रोटर के वाइंडिंग के ऊपर आएंगे कि रोटर में कैसे हम लोग वाइंडिंग करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका, ओके। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां से यानी आज का जो लेक्चर है 7, यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका डीसी मोटर, या फिर इसी को बोलेंगे डीसी जनरेटर, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं डीसी मशीन, ठीक है। मशीन लग गया इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा आपका मोटर भी आ गया और जनरेटर भी आ गया। और अभी हम लोग पूरा का पूरा भी, क्योंकि वाइंडिंग पढ़ रहे हैं, तो वाइंडिंग किसके अंदर आता है? कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जब आप पढ़िएगा डीसी मशीन का, तो यहाँ पे अगेन 2 चीज आएगा, स्टेटर आ जाएगा और रोटर आ जाएगा। क्योंकि जो डीसी मशीन है आपका, फिर डीसी मोटर बोले या फिर डीसी जनरेटर बोले, ये क्या है? एक तरीके से रोटेटिंग मशीन है। ये रोटेटिंग मशीन में हमेशा 2 पार्ट होता है, एक स्टेटर और दूसरा आपका रोटर, क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी अगर हम लोग स्टेटर की बात करें तो स्टेटर पे जो हमारा वाइंडिंग डलता है इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। किसके लिए? डीसी मशीन के लिए, क्लियर हुआ। फील्ड वाइंडिंग कहां पे होता है? स्टेटर के ऊपर। या फिर फील्ड वाइंडिंग को हम लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि जिस वाइंडिंग के अंदर आपका डीसी सप्लाई हो, या फिर कहिए फील्ड का मतलब क्या कि आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी फील्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमेशा डीसी सप्लाई देते हैं, ओके। तो अभी आपको डिफॉल्ट में इतना मान के चलना पड़ेगा कि फील्ड वाइंडिंग मतलब उसमें डीसी सप्लाई होता है। और वही अगर हम लोग रोटर की बात करें तो रोटर पे ही हम लोग क्या करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग कहने का मतलब क्या कि इसमें हमेशा आपका एसी सप्लाई होगा, ओके। ऐसे स्पेशली एक लेक्चर
किसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे, किसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलेंगे, किसको प्राइमरी वाइंडिंग, किसको सेकेंडरी वाइंडिंग, इस पे एक लेक्चर बना हुआ था ऑलरेडी चैनल पे, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपने डीसी मशीन के रोटर के ऊपर, और रोटर मतलब क्या कि इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा आर्मेचर के ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे। और आर्मेचर के ऊपर काम करने का मतलब क्या है कि हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग सीखने वाले हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग की अगर बात करें तो इसमें आपका दो तरीके का वाइंडिंग आएगा, एक होता है लैप वाइंडिंग और दूसरा होता है आपका वेव वाइंडिंग। ओके, और अभी जो फील्ड वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है या फिर आर्मेचर वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है, यही सेम चीज आपके सिंक्रोनस मशीन में भी होता है भाई, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं, ओवरव्यू दे दूं, तो सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ओके, जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग है भाई, ये कहां होता है, स्टेटर के ऊपर होता है। ओके, जैसे अभी यहां पे अगर अल्टरनेटर का एग्जांपल लें, तो अल्टरनेटर में क्या होता है आपका, जो यहां पे स्टेटर है आपका, जिसमें आपने ऑलरेडी सीख रखा है कैसे वाइंडिंग करते हैं इसके ऊपर, 24 स्लॉट का बोले या फिर 36 स्लॉट का बोले। ओके, तो ये जो आप वाइंडिंग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। क्यों? क्योंकि अगर ये अल्टरनेटर है तो सीधी सी बात है, मान लेते हैं यहाँ पे रोटर रखा हुआ, रोटर कुछ नहीं, इसका मतलब होता है एक मैग्नेट रखा है यहाँ पे, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब आप इसको घुमाइएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इन कंडक्टर्स के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ हमेशा एसी होता है, अल्टरनेटिंग होता है, कुछ इस तरीके का आपका साइकिल बनेगा। ओके, तो क्योंकि इस वाइंडिंग के अंदर आपका क्या है, एसी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, या फिर कहिए इसके अंदर एसी पावर एक तरीके से इंड्यूस्ड हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग। और क्योंकि इसका जो रोटर है ये मेन मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है नॉर्थ एंड साउथ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल परमानेंट बनाना होता है, इसीलिए इसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। ओके, और जहां पे भी डीसी सप्लाई देंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। यानी इस पे हम लोग का फील्ड वाइंडिंग रहता है, और स्टेटर के ऊपर क्या होता है, एक तरीके से आर्मेचर वाइंडिंग होता है। ओके, लेकिन डीसी मशीन में जस्ट अपोजिट होता है, जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग होगा यानी जिसके अंदर एसी सप्लाई होगा, ये आपके रोटर के ऊपर होता है। रोटर पे क्यों रखते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कम्यूटेशन प्रोसेस करना पड़ता है भाई, ठीक है। यानी ये जो आपका इसके अंदर एसी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग को क्या करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें यूज करते हैं, और वो क्या करता है, डीसी को, मतलब इसके अंदर जो एसी इंड्यूस्ड हो उसको क्या कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे ही क्यों रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे डाल रहे हैं, रोटर गोल 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 घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आर्मेचर से कनेक्शन लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से स्लिप रिंग यूज करना पड़ेगा। किसके केस में, यहाँ पे आप कनेक्शन लेने के लिए क्या यूज कर, स्लिप रिंग, लेकिन स्लिप रिंग ना यूज कर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कम्यूटेशन चाहिए, नहीं एसी को डीसी में चाहिए, फिर हम लोग को वहाँ पे कम्यूटेटर एक तरीके से यूज करना पड़ता है, और फिर हम लोग को ब्रश लगाना पड़ेगा। ओके, तो ब्रश से सब लगने से क्या होगा, आपका लॉसेस होता है फ्रिक्शन के कारण। ओके, हमेशा चेंज करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, तो बहुत सारा इसमें खर्चा बढ़ जाता है भाई। ओके, यानी लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कम्यूटेशन प्रोसेस एक तरीके से अचीव करना है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे मजबूरी है एक तरीके से, इसलिए हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखते हैं, और जो आपका फील्ड वाइंडिंग होगा ये एक तरीके से स्टेटर पे रखा जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है, अभी यहां से चल रहा है आपका आर्मेचर वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से आपका चल रहा भाई आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, तो आर्मेचर वाइंडिंग में दो तरीके का वाइंडिंग है, एक है लैप वाइंडिंग और दूसरा आपका वेव वाइंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लैप वाइंडिंग, और लैप वाइंडिंग में भी बहुत तरीके का टाइप्स होता है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 से लेके 6 तक की अगर बात करें
तो हम लोगों ने भाई ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीख रखा है, जैसे पोल पिच क्या होता है, कॉइल पिच क्या होता है, फुल पिच कॉइल क्या होता है, शॉर्ट पिच कॉइल क्या होता है, लॉन्ग पिच क्या होता है, थीटा मैकेनिकल क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होता है। ओके, ये सब जो हम लोगों ने सीखा है इसका हम लोग सहारा लेंगे यहाँ पे अगेन। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे या फिर कहिए एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, जैसे बैक पिच क्या होता है, फ्रंट पिच क्या होता है, और ये जो मैंने सर्कल में डाल रखा है ना इस तरीके से, बैक पिच, फ्रंट पिच, एवरेज पिच, वाइंडिंग पिच, ये क्यों आता है? ये सिर्फ और सिर्फ आता है डबल लेयर वाइंडिंग के कारण। ओके, अब डबल लेयर वाइंडिंग क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्लो चलते हैं। देखिए, ये जो बैक पिच है, फ्रंट पिच, एवरेज पिच, वाइंडिंग पिच, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है, हमेशा डीसी मशीन का कॉन्सेप्ट है। डीसी मशीन में भी कौन सा, कंस्ट्रक्शन के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है। ओके, जब भी आप आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे ये सब आएगा ही आएगा। क्यों आता है? तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबल लेयर वाइंडिंग यूज करते हैं, तो सबसे पहले डबल लेयर की बात करते हैं। ओके, डबल लेयर क्या होता है, और इसी में जैसे वाइंडिंग पिच आप आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा भाई। अभी बस आप एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, वाइंडिंग पिच में ही आपका आ जाएगा सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, ट्रिप्लेक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव क्या होता है, रेट्रोग्रेसिव क्या होता है। ओके, A to Z आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि आपका यहाँ पे बैक पिच, फ्रंट पिच, एवरेज पिच, वाइंडिंग पिच ये सब आ रहा है डबल लेयर वाइंडिंग के कारण, यहाँ पे हम लोग डबल लेयर वाइंडिंग यूज करते हैं। तो ये होता क्या है? ओके, और एसी मशीन में जब हम लोग स्टेटर के वाइंडिंग के ऊपर काम कर रहे थे वहां पे ये क्यों नहीं आया, बैक पिच, फ्रंट पिच ये सब क्यों नहीं आया, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए डबल लेयर का मतलब क्या होता है। डबल लेयर का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले समझिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्लॉट्स दिखाऊं, कुछ इस तरीके का मैं स्लॉट्स दिखा दे रहा हूं। ओके, तो ये जो स्लॉट्स है भाई, जैसे ये मान लेते हैं स्लॉट्स नंबर 1 है, ठीक है, ये 2 है। तो डबल लेयर का मतलब क्या होता है कि एक स्लॉट के अंदर आपका 2 कंडक्टर आएगा, ठीक है, 2 कंडक्टर। जैसे ये मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल है। ओके, ये मान लेते हैं A है, तो ये आपका A' हो जाएगा। ये मान लेते हैं एक और कॉइल है मेरे पास B, और ये हो गया आपका B'। तो यहां पे टोटल कितना है, एक कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3, 4, टोटल 4 कंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्लॉट नंबर 1 है इसमें क्या होगा, हमेशा 2 कंडक्टर आएगा। जैसे मान लेते हैं एक आपने A' को डाल दिया इसमें, ठीक है, A', तो A' को डालेंगे तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, एकदम नीचे में आके दब जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दूं, ओहो पूरा मिट गया ये, देखिए। ओके, जैसे अगर मैं भाई इसको अगर डालूं, ये कैसे डलेगा, कुछ इस तरीके से पीछे, मतलब अंदर जा रहा है, ऐसा समझिए अंदर जा रहा है और पीछे से घूम करके ये बाहर निकलेगा किसी अदर स्लॉट से, राइट। तो ये जो कंडक्टर है ये नीचे आके दब जाएगा, यहाँ पे नीचे आके बैठ जाएगा। ये मान लेते हैं आपका A' है, क्लियर हुआ। अब इसी में आपको दूसरा कंडक्टर डालना है, तो मान लेते हैं, और दूसरा कंडक्टर डालने का मतलब क्या है कि आप सेम कॉइल का नहीं डालेंगे, इसमें समझ में आएगा, बस अभी समझिए। मान लेते हैं ये वाला मैं डाल रहा हूं, ठीक है। तो जब इसको डालेंगे तो सीधी सी बात है, ये तो जैसे ये भाई ऐसे घुसा हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से घुसा हुआ पीछे से कनेक्ट होगा। अब ये मान लेते हैं B' है या फिर कहिए B है, ठीक है। तो सीधी सी बात है इसको भी डालेंगे तो ये ऐसे जाएगा ना, समझ रहे। तो ये क्या हो गया, ये बॉटम कंडक्टर बोलेंगे। ये वाला जो हुआ आपका A', ये बॉटम कंडक्टर है क्योंकि नीचे बैठा हुआ है, और ये जो हुआ B, ये क्योंकि इसके ऊपर आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप कंडक्टर बोलेंगे। ओके, तो क्योंकि एक स्लॉट में 2 कंडक्टर है अलग अलग कॉइल का, क्योंकि ये अपने आप में कॉइल A है, ये अपने आप में कॉइल B है। ओके, तो क्योंकि 2 कंडक्टर आ रहा है कि स्लॉट में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। क्लियर हुआ। अब देखिए डबल लेयर में प्रॉब्लम क्या था और सिंगल लेयर में प्रॉब्लम एक तरीके से क्यों नहीं आ रहा था, समझिए। यानी यहाँ पे फ्रंट पिच, बैक पिच, एवरेज पिच, ये सब का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, समझिए इस चीज को। थोड़ा सा हम लोग न्यू पेज पे आते हैं। देखिए डबल लेयर वाइंडिंग में भाई एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मेरे को कुछ प्रैक्टिकल रोटर चाहिए, थोड़ा सा आप वेट कीजिए।
तो यहाँ से भाई थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, ये है आपका एक प्रैक्टिकल आर्मेचर। ओके, तो अभी अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, देखिए इस वाले पोर्शन पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये अपने आप में क्या है, एक स्लॉट्स है, राइट। ये अपने आप में एक स्लॉट है। तो इस स्लॉट में आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक कॉइल का साइड है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये 1000 टर्न का कॉइल है। ओके, मतलब क्या हुआ कि 1000 बार आपने इसको ऐसे 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 लपेट रखा है। इसको मैं यहां से जोड़ देता हूं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके आप समझिए, इस तरीके से आपका 1000 बार ये लपेटा हुआ है, क्लियर। और इसका एक एंडिंग होगा, तो ये एंड तार मैंने यहां से निकाल लिया, और एक इसका स्टार्टिंग होगा, तो ये वाला मैंने यहां से निकाल लिया, क्लियर। तो ये जो है अपने आप में एक कॉइल साइड है, इसको बोल रहे हैं A1। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, A1 डैश, क्लियर हुआ। तो अभी इस स्लॉट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये मान लेते हैं आपने A1 को डाल रखा है, ठीक है। ये A1 डाला हुआ, तो A1 देख रहे हैं नीचे बैठा हुआ है, इसको बोलेंगे बॉटम कंडक्टर, क्लियर हुआ। और इसी में फिर एक और कॉइल निकल रहा है, देख रहे हैं, मतलब एक और कॉइल साइड डला हुआ है, लेकिन ये क्या है, दूसरे कॉइल का डला हुआ है, ठीक है। दूसरे कॉइल का मतलब जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक और यहाँ पे 1000 टन का कॉइल है। ओके, इस तरीके से समझिए, इसमें भी मैंने 1000 टन इस तरीके से लपेट रखा है। तो ये मान लेते हैं आपका ये B है, ये वाला आपका B डैश है, क्लियर हुआ। तो ये जो है ना, ये वाला है आपका ऊपर वाला, क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं डबल लेयर वाइंडिंग, यानी दो डिफरेंट कॉइल का कॉइल साइड, ठीक है। इसमें मान लेते हैं मैंने A1 डाल रखा है, तो ऊपर वाले में हम लोग का क्या है, B1 डाला हुआ है। ओके, इसको बोलते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। इसका अपना एक एडवांटेज होता है, उसको हम लोग बात करेंगे। अभी पहले समझिए कि डबल लेयर का मतलब क्या होता है। ओके, अब देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबल लेयर वाइंडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कनेक्शन करने में बड़ा दिक्कत होता है भाई, ठीक है। कनेक्शन कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। इस कम्यूटेटर को, यानी कम्यूटेटर साइड से अगर आप देखेंगे, या फिर आप पूरा पूरा कह सकते हैं ये कम्यूटेटर यहाँ से भी जुड़ा है, नहीं, ये भी एक तरीके से आपका कम्यूटेटर ही है, ठीक है। तो जब आप कम्यूटेटर साइड से देखते हैं किसी भी आर्मेचर को, तो इसको बोला जाता है फ्रंट साइड, क्लियर हुआ, फ्रंट साइड। और इसका जो इधर वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम लोग बैक साइड, क्लियर हुआ। फ्रंट साइड मतलब कम्यूटेटर साइड वाले हिस्से को फ्रंट साइड बोलेंगे, और उधर वाले को हम लोग बैक साइड बोलेंगे। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आता है, दिक्कत कैसा आता है समझिए। यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूं पहले, देखिए इस वाले पे आते हैं। देखिए ये आपका ओपन करके दिखाया गया है, ये देख रहे हैं, ये आपका अपने आप में कॉइल 1 है। ओके, ये अपने आप में कॉइल 1 है, ये आपका कॉइल 2 है। तो अभी अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आपका एक डला हुआ ऑलरेडी इसमें, ठीक है। इसमें एक और आएगा, लेकिन ये दूसरे कॉइल का आएगा। ओके, तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा भाई, क्योंकि ये इसमें पूरा कंप्लीट पिक्चर दिखाया नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग रहने ही देते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे। थोड़ा सा आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। तो अभी हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। डबल कनेक्शन यानी डबल लेयर वाइंडिंग के चलते हम लोग का क्या है, कनेक्शन प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कैसे हम लोग जोड़ेंगे पीछे से प्रॉब्लम होगा। आप खुद एक इमेजिन कीजिए ना, आपके पास एक वही आर्मेचर है, ठीक है। अगर आपके पास कोई मोटर होगा, डीसी मोटर छोटा सा, उसके रोटर को आप निकाल करके देखिएगा, उसमें किस तरीके से वाइंडिंग किया रहता है। ओके, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बैक पिच क्यों आ रहा है, फ्रंट पिच क्यों आ रहा है, और एवरेज पिच क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जोड़ना है, जोड़ने में दिक्कत होता है। किस तरीके का दिक्कत होगा समझिए। और सिंगल लेयर में ऐसा प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा था। और अभी हम लोग एक चीज और सीखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है पोल पिच क्या होता है भाई, ठीक है। पोल पिच कुछ नहीं, दो एडजेसेंट पोल के बीच में जो दूरी होता है हम लोग पोल पिच बोलते हैं, और हमेशा 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री में नापा जाता है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? पोल पिच इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला आता कहाँ से, क्योंकि कोई भी चीज आपको रटना नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले
हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने के बाद सिंगल लेयर वाला वाइंडिंग भी समझा दूंगा मैं आपको कि सिंगल लेयर में एक तरीके से कनेक्शन करने में दिक्कत क्यों नहीं आ रहा था और डबल लेयर में दिक्कत क्यों आता है। और हम लोग यहाँ पे पोल पिच को भी एक तरीके से कवर कर लेंगे, पोल पिच का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है। तो अभी हम लोग फटाफट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, एक 3 फेज का स्टेटर है। आपको यहाँ पे 3 फेज स्टेटर पे वाइंडिंग करना है 4 पोल के लिए, ओके। और फुल पिच करना है, फुल पिच वाइंडिंग करना है और डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑलरेडी। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्लॉट ले लेते हैं, 24 स्लॉट है एक तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम लोग कैलकुलेशन करें यहाँ पे, तो कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास टोटल यहाँ पे 24 स्लॉट्स हैं, तो सीधी सी बात है अगर आप एक चक्कर लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये मान लेते हैं आपके पास 24 स्लॉट का स्टेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, उसके बाद 23 और एक हम लोग कहीं यहाँ पे डाल देते हैं 24, ओके। नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये लास्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे 24, ओके। और एक चीज, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा भाई सीखने में, ठीक है। लेक्चर लंबा लंबा जाएगा, लेकिन डीसी मशीन के लिए 1-2 लेक्चर ही आपका थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नया है। तो उसमें आप थोड़ा सा बर्न आउट हो जाइएगा, लेकिन एक बार समझने के बाद फिर उसमें कुछ बचता नहीं है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करें, टोटल मेरे पास 24 स्लॉट है, कितने के लिए? 3 फेज के लिए। 3 फेज कहने का मतलब अगेन उसी तरीके से आप ले सकते हैं कि मेरे पास R है, Y है और B है। मतलब मेन कॉइल मेरे पास इस तरीके का है R के लिए, उसी तरीके से Y के लिए, उसी तरीके से B के लिए 1000 टर्न का आप इमेजिन कर लीजिए इस तरीके से, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 3 फेज के लिए अगर 24 स्लॉट का स्पेस है तो एक फेज के लिए कितना होगा? एक फेज के लिए हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 3, यानी आ जाएगा आपका यहां से 8 स्लॉट। यानी आपको यहां पे आर फेज को पूरा का पूरा 8 स्लॉट में एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। वाई के लिए भी 8 स्लॉट्स है और इसके लिए भी आपका 8 स्लॉट्स है। क्लियर हो गया? अब क्योंकि 8 स्लॉट्स है तो सीधी सी बात है, मेरे को यहां पे भाई यहां पे 8 स्लॉट का स्पेस है मेरे पास आर फेज को डालने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को यहाँ पे 4 कॉइल बनाना पड़ेगा, ओके। 4 कॉइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। 4 कॉइल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 8 कंडक्टर हो जाएगा, और 8 कंडक्टर क्या हो जाएगा? इन 8 स्लॉट में भर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर फेज का कॉइल है, ये मेन कॉइल था आपका 1000 टर्न का, इसको मेरे को 4 कॉइल में तोड़ना पड़ेगा 250 टर्न का, ठीक है। एक कॉइल, फिर इसी तरीके से आप समझिए 2 कॉइल, फिर 3 कॉइल, फिर 4 कॉइल, इस तरीके से। क्लियर हुआ? ये सब आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और जानते हैं कि अगर ये आर फेज है तो सीधी सी बात है ये अपना खुद का 4 पोल बनाएगा। क्लियर हो रहा है? ये अपना खुद का 4 पोल बनाएगा। ये वाई फेज भी अपना 4 पोल बनाएगा, ये बी फेज भी अपना 4 पोल बनाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं। देखिए, क्योंकि हम लोग को पता है भाई कि आर फेज के लिए यहां पे 8 स्लॉट है और 8 स्लॉट में ही क्या होगा? 4 पोल बनाएगा ये अपना, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखता हूं मैं कि 4 पोल बनाने के लिए मेरे पास 8 स्लॉट्स है, तो एक पोल बनाने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना हो जाएगा? 2 स्लॉट्स। यानी 2 स्लॉट में एक पोल बनेगा आर फेज के चलते। क्लियर हो गया? और एक चीज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को फुल पिच वाइंडिंग करना है, तो फुल पिच के लिए हम लोग को पता है भाई कि 2 कॉइल साइड के बीच में मेरे को यहाँ पे 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का भी फेज शिफ्ट रखना है। तो अभी अगर एक चक्कर लगाएंगे इसका, यानी 24 स्लॉट,
तो एक चक्कर अगर आप घूमते हैं तो कितना एक तरीके से इलेक्ट्रिकल डिग्री बनेगा, क्योंकि 4 पोल है तो ऑलरेडी बताया था यहाँ पे 720 इलेक्ट्रिकल डिग्री बनता है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रिकल में निकालना है। 720 इलेक्ट्रिकल डिग्री मतलब क्या, 24 स्लॉट, यानी पूरा एक चक्कर लगाने पे। तो अगर मेरे को यहाँ पे 1 थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री चाहिए तो क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 720, और मुझे यहाँ पे निकालना है कितने पे, एक बार मैं निकाल लेता हूँ 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री पे, जिससे कि यहाँ से मेरे को फुल पिच कॉइल का पता चल जाएगा, कितना स्लॉट छोड़ने पे मेरा फुल पिच कॉइल होगा, यानी 180 से गुना कर लेंगे। और क्योंकि मेरे को यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग करना है तो एक बार मैं यहाँ पे 120 पे निकाल लूंगा, ताकि जब मैं R से Y पे आऊंगा, यानी एक फेज से दूसरे फेज पे शिफ्ट होऊंगा, तो कितना मेरे को स्लॉट छोड़ना पड़ेगा। यानी इसके लिए फिर 24 डिवाइडेड बाय 720 गुना 120। क्लियर। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 बार में और ये 6, यानी 6 स्लॉट छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी फुल पिच कॉइल हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग काटें तो कितना हो जाएगा आपका, 12 6 72 और 6 4 जा 24, यानी 4 स्लॉट अगर आप छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग यहाँ से वाइंडिंग करते हैं। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बताया मैंने, सब चीज़ रिवाइज करवाया। और अभी हम लोग इतना क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं पोल पिच का फॉर्मूला, ठीक है, जो कि कुछ है नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास R फेज का 4 कॉइल है, 1 2 3 4, यानी ये A1 A डैश, ठीक है। उसी तरीके से A2 डैश, B2 मतलब A3 डैश, A4 डैश, ठीक है। इसको हम लोग डालेंगे इसमें। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ से चलता हूँ मैं, स्लॉट नंबर 1 में चलता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने डाला, एक तरीके से कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा पेंसिल को पतला कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे डाल दिया मैंने, मान लेते हैं A1। तो सीधी सी बात है, A1 डैश कहाँ जाएगा, 6 स्लॉट के बाद, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें आ जाएगा आपका A1 डैश। उसी तरीके से A2, 1 2 3 4 5 6, इसमें हो जाएगा आपका A2 डैश। क्लियर। और अब हम लोग कंटिन्यू A3 में नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है कि एक पोल बनाने के लिए 2 ही स्लॉट का जगह है मेरे पास, तो ये 2 स्लॉट भर गया, नहीं अपना एक पोल बना लेगा। क्लियर हुआ। और ये इसका दूसरा पोल बन जाएगा। अब हम लोग 2 पोल और बनाना है हम लोग को, ठीक है, समझ में आया। तो 2 पोल और बनाने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को यहाँ पे अगर नॉर्थ बन रहा है, साउथ बन रहा है, तो अगेन नॉर्थ बनेगा। तो नॉर्थ यानी एडजेसेंट पोल के बीच में कितना दूरी, 180। पोल पिच क्या होता है, 180, यानी अगेन 6 स्लॉट। यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका A3। तो A3 डैश कहाँ होगा, यहाँ से काउंट करते हैं 6 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ आ जाएगा आपका, सॉरी A3 हो गया, ये A4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका A3 डैश यानी फुल पिच कॉइल, यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका A3 डैश। और यहाँ से जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका A4 डैश। क्लियर हुआ। तो ये अपना एक पोल बना लेगा और ये भी अपना एक पोल बना लेगा। खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। कितना कॉइल डल गया आपका, देखिए मतलब कितना स्लॉट भर गया, 2 2 4 2 6 2 8, 8 स्लॉट भर गया, और 8 स्लॉट स्पेस था, यानी R फेज का कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं Y फेज के लिए। तो Y फेज यानी अगेन हम लोग क्या चाहिए, 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री का फेज शिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, 4 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 4, इसमें आ जाएगा आपका B1। तो सीधी सी बात है, यहाँ से अब चलेंगे, B2 डालना है तो A2 से काउंट करते हैं, यानी 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका B2। क्लियर हुआ। अब B1 डैश और B2 डैश कहाँ होगा, 6 स्लॉट, क्योंकि फुल पिच करना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका B1 डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका B2 डैश। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये अपना एक नॉर्थ पोल बना लेगा, ये अपना साउथ पोल बना लेगा। ओके, अब इसका 2 पोल और बनाना है, यानी अगेन 6 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पोल बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, 1 2 3 4 5 6, फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें आ जाएगा क्या, ये हो गया B1 B2 हो गया ना, यानी यहाँ पे B3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका B4 आ जाएगा। अगेन 1 2 3 4 5 6, इसमें आ जाएगा आपका B3 डैश, और इसमें आ जाएगा आपका B4 डैश। क्लियर हो गया। ये आपका R Y 2 एक तरीके से फेज का कहानी खत्म हो गया।
अब हम लोग आते हैं RY बी पे आते हैं लास्ट वाले पे, यानी अब हम लोग को यहाँ से चलना है, फिर यहाँ से चलेंगे तो 8 स्लॉट, यहाँ से चलेंगे तो 4 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा। यहीं से चलते हैं, A1 से स्टार्ट किया था तो 8 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 240 फेस शिफ्ट चाहिए हम लोग को। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आ जाएगा आपका C1, इसमें आ जाएगा आपका C2। अब यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें आ जाएगा आपका C1 डैश, इसमें हो जाएगा आपका C2 डैश। अगेन यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इसमें आ जाएगा आपका C3, इसमें आ जाएगा आपका C4 और अगेन आपका 1 2 3 4 5 6, इसमें आ जाएगा आपका C3 डैश, इसमें आ जाएगा आपका C4 डैश। पूरा का पूरा स्लॉट भर गया, हम लोगों ने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके, अब हम लोग किसी एक इंस्टेंट पे ले लेते हैं, ठीक है। तो किसी एक इंस्टेंट पे लेंगे अपने सप्लाई को, क्योंकि इसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे, तो अगेन हम लोग यहाँ पे 3 फेज सप्लाई बना लेते हैं। देखिए तो इस इंस्टेंट पे अगर हम लोग लेके चले तो ये मान लेते हैं A है आपका, ठीक है। ये पूरा का पूरा A पॉजिटिव है, तो बाकी आपका B और C क्या है, नेगेटिव है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको मैं क्रॉस दिखा रहा हूं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा अगेन, यहाँ पे कलर का ही इशू आता है भाई बार बार। देखिए इसमें अगर मैं क्रॉस दिखा रहा हूँ A1 A2 में, तो सीधी सी बात है इसमें क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। उसी तरीके से अल्टरनेट कर लीजिए, इसमें आपका क्रॉस, इसमें आपका क्या हो जाएगा, डॉट। अब A1 A2 में क्रॉस दिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, B1 B2 में डॉट दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये उल्टा है, नेगेटिव में है, ठीक है। और इसमें क्रॉस हो जाएगा। उसी तरीके से B1 में डॉट दिखाया ना हम लोगों ने, B1 में डॉट और इसमें क्रॉस, ठीक है। तो इसके बाद आगे आते हैं, इसमें आपका अगेन डॉट हो जाएगा, मतलब अल्टरनेट चलता है, इसमें आपका क्रॉस हो जाएगा। क्लियर। अब आता है B1 में अगर डॉट दिखा तो C1 में भी और C2 में भी डॉट होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव था, ठीक है। इसमें आपका क्रॉस, फिर अगेन इसमें डॉट और फिर आपका इसमें क्रॉस। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, पीछे बहुत ही आराम से बताया कि आप एक बार देख लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखें ये पूरा का पूरा डॉटेड है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक नॉर्थ पोल। कलर चेंज करते हैं अगेन, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, इतना दूर तक डॉटेड है। उसी तरीके से इतना दूर जो है पूरा का पूरा क्या है, क्रॉस है। ये हो जाएगा आपका दूसरा पोल, ठीक है। 2 पोल हम लोगों ने दिखा दिया। उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इतना दूर तक जो है आपका ये क्या है, डॉटेड। ये हो जाएगा आपका तीसरा पोल, ओके। और इतना दूर जो है आपका ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग चौथा पोल। 4 पोल बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए। अब हम लोग को पता है भाई, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और अगेन ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ के बीच में क्योंकि 2 पोल है तो कितना का डिस्टेंस होता है, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का, राइट। तो 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री हम लोग कैसे काउंट करें, कैसे काउंट करें। देखिए ये कितना स्लॉट में एक पोल बना है। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आता है, सिंपल है भाई, 24 स्लॉट है ना मेरे पास, और 24 स्लॉट के अंदर ही 4 पोल बनेगा, सही बात है। तो एक पोल बनने के लिए कितना स्पेस लगेगा, एक पोल बनने के लिए कितना स्पेस लगेगा, बोलिए। इसको 4 से भागा दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 6 स्लॉट, समझ रहे हैं, यानी 6 स्लॉट में एक पोल बनेगा, ओके। जिसमें 2 स्लॉट एक फेज का, 2 स्लॉट दूसरे फेज का, 2 स्लॉट तीसरे फेज का कंट्रीब्यूशन है। क्लियर हुआ, यानी एक पोल बनने के लिए 6 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सही बात है। लेकिन मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस देखना है कि इस साउथ से इस नॉर्थ के बीच में आपका 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैं देखना चाहता हूं। ओके, तो देखिए सेंटर हम लोग देखते हैं, ये दोनों सेंटर आ जाए कि नहीं आ जाए, क्योंकि ये 2 को अगर लेंगे तो 2 इधर बच गया, 2 उधर बच गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया। क्लियर हो गया। अब ये दूसरा पोल है तो इसका अगर हम लोग सेंटर देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा, ये 2 को सेंटर ले लेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में आपका हमेशा क्या होना चाहिए, 6 स्लॉट का गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए भाई, ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है पोल पिच क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। या फिर ये मान लेते हैं नॉर्थ साउथ, ये 4 पोल है, ठीक है।
तो इनके बीच में आपको पता है ना 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होना चाहिए, सही बात है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट किया हुआ है कि 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री को अगर स्लॉट में देखें तो हम लोग का 6 स्लॉट का गैपिंग आना चाहिए, ठीक है, 6 स्लॉट का गैपिंग आना चाहिए। अभी जस्ट कैलकुलेट किया ना इधर पीछे में, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 6 स्लॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है गैपिंग। तो ये इसको अगर सेंटर मान लिया मैंने, ठीक है, या फिर इसको सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर हो गया आपका, 3 इधर हो गया, 3 उधर हो गया, ठीक है, इसको आप सेंटर मान लीजिए। तो सेंटर टू सेंटर नापना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 स्लॉट का गैपिंग आया कि नहीं आया, बोलिए। ये अगर मेरा सेंटर है तो, और ये मेरा दूसरे पोल का सेंटर है, तो इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 आया कि नहीं आया, बोलिए। 6 पोल का गैपिंग आया कि नहीं आया। इसी तरीके से भाई आप किसी भी पी पोल मशीन के लिए इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अब इतना आप थोड़ी ना करने जाइएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में बोल दे, इसको मिटाते नहीं है भाई, काम आएगा हम लोग को, थोड़ा सा पेज ही चेंज कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ दे डायरेक्ट कि 3 फेज का एक मशीन है, ठीक है, फिर ये स्टेटर है, 24 स्लॉट है और इसमें आपको पोल पिच बताना है, ठीक है। पोल पिच कहने का मतलब क्या, 2 एडजेसेंट पोल के बीच में दूरी कितना होगा। तो अभी तो हम लोगों ने निकाल रखा था मैनुअली कि अगर ये 4 पोल का, तो यहाँ पे कितना आया था, 6 स्लॉट का गैपिंग आया था, राइट। 6 स्लॉट का एक तरीके से गैपिंग है। तो इतना आप थोड़ी ना करने जाइएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पोल पिच कुछ नहीं, ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल, ठीक है। तो इसको अगर आप काटेंगे, जैसे यहाँ पे कितना था, टोटल स्लॉट 24, टोटल नंबर ऑफ पोल 4, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सही बात है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि 2 पोल के बीच में, यानी पोल पिच कुछ नहीं, 2 पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। अब उस बेसिस पे आप मैनुअली निकाल लीजिए स्लॉट्स के टर्म में कि 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री मेरा स्लॉट्स के टर्म में कितना आएगा, ठीक है, स्लॉट्स के टर्म में कितना आएगा। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये पर्टिकुलर 3 फेज का 24 स्लॉट है, 6 पोल आपको डिजाइन करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा ऑलरेडी कि 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री चाहिए स्लॉट्स की टर्म में। तो ये कितना आ रहा था, 6 स्लॉट, यानी 6 स्लॉट अगर आप छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, ओके। तो ये पोल पिच का सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल, ओके। या फिर आप मैनुअली निकाल सकते हैं, यही चीज तो आएगा आपका। देखिए मैं करके बताता हूं आपको। ये हम लोग का 24 स्लॉट था, तो 24 स्लॉट मतलब क्या कि 720 थीटा इलेक्ट्रिकल बनेगा, है ना, एक चक्कर लगाने पे। इसको फ्लिप करके लिखते हैं, 720 थीटा इलेक्ट्रिकल 24 स्लॉट। तो एक के लिए देखेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, हम लोग को इतना पे निकालना है, 180 पे निकालना है ना, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री पे निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका, 24 डिवाइडेड बाय 720 गुना 180, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो देखिए तो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, कि 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री कुछ नहीं, ये पोल पिच के बराबर होता है, क्योंकि पोल पिच ही होता है 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर। क्या आ गया है, ऊपर में 24 है, 24 क्या था आपका, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स था कि नहीं था, बोलिए, हाँ। और नीचे में 4 क्या आया, 4 क्या था आपका, टोटल नंबर ऑफ पोल आ गया कि नहीं आ गया। तो यही सब घुमा फिरा के इस तरीके का फॉर्मूला बनाया रहता, तो आपको फॉर्मूले से कभी भी डरना नहीं भाई, ठीक है। ये सब चीज मैनुअल है एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा आपका, पोल पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 24 टोटल नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल। जैसे सिंपल से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूं, मान लेते हैं मेरे पास 36 स्लॉट का, कलर चेंज करते हैं, 36 स्लॉट का एक स्टेटर है और इसमें मान लेते हैं मेरे को 4 पोल डिजाइन करना है, क्लियर। तो पोल पिच कितना आएगा, पोल पिच कहना मतलब 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री स्लॉट्स के टर्म में कितना आएगा। तो सीधी सी बात है, 36/4 कर देंगे, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 9 स्लॉट अगर आप छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला एग्जाम में आपको काफी फास्ट कैलकुलेशन, जैसे ये तो मैनुअल मैंने निकाला, ठीक है, ये पता रहेगा तो आपको इतना नहीं करना है कि 24 स्लॉट, या फिर जैसे इसके लिए करना पड़ेगा 36 स्लॉट, मतलब क्या कि आपका 720, क्योंकि 4 पोल है तो 720 इलेक्ट्रिकल डिग्री बनेगा, तो एक पोल पे कितना, तो 180 पे कितना, ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ओके। तो आई होप कि ये पोल पिच का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, ये पोल पिच का फॉर्मूला आप लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल, क्लियर।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये जो वाइंडिंग किया है हम लोगों ने भाई, ठीक है, जैसे इस वाइंडिंग को अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, जैसे ये हम लोग का स्टेटर था ना कुछ इस तरीके का 24 स्लॉट वाला, ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में कट कर दे रहा हूँ। तो कट करने के बाद या फिर कहिए यहाँ पे मैं कट कर दे रहा हूँ, ये पूरा स्लॉट है यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर मैं कट करके ऐसे खोल दूंगा, ओपन कर दूंगा, तो आपका जो स्लॉट होगा ये कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है भाई। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप, ये तो आपका क्या है एक तरीके से, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है मशीन का, ओके, समझ रहे हैं। स्लॉट अंदर तक गया हुआ है, ओके। तो जब इसको आप यहां से काट के ऐसे ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और अभी जो हम लोगों ने वाइंडिंग किया है 3 फेज स्टेटर के लिए, फिर चाहे इंडक्शन मशीन हो या फिर सिंक्रोनस मशीन हो, ये सिंगल लेयर था। सिंगल लेयर मतलब एक स्लॉट में एक ही कंडक्टर आपने डाला था। जैसे यहां पे मान लेते हैं अगर आपने A1 डाला है, तो A1 डालने का मतलब क्या है कि आपने A1 को इस तरीके से डाला है, ठीक है, मतलब ये अंदर गया हुआ एक तरीके से, ठीक है ना, मैं 3D समझा रहा हूं आपको। तो ये पीछे से इस तरीके से कनेक्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 यहां से बाहर निकला होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि हम लोग फुल पिच कॉइल कर रहे हैं, ये हो गया आपका A1 डैश, समझ रहे हैं। तो ये सिंगल लेयर में क्या होता है, पीछे से कनेक्ट करना काफी आसान होता है, ठीक है, समझ गए, क्योंकि अपने आप में सिंगल लेयर है ना, ओके। उसके बाद ये आया होगा इस तरीके से। अब क्योंकि ये भाई ये 4 कॉइल है ना, मेन कॉइल को हम लोगों ने 4 कॉइल में तोड़ रखा है। तो अब देखिए आपका फिर ये कॉइल कहाँ गया होगा, कलर चेंज करता हूं, ये अगेन इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए ये अगेन यहां से आकर के फिर इसमें गया होगा, ये हो जाएगा आपका A2। तो A2 डैश कहाँ भागा होगा, A2 डैश गया होगा इसमें, ठीक है। अब जो आपका फर्दर आगे गया होगा, अब ये तो वहां पे 24 स्लॉट दिखाना पड़ेगा मेरे को, ओके। तो ये अब फर्दर क्या हुआ होगा, एक तरीके से आगे जाकर के, यानी कितना, ये अपना एक पोल बना लेगा नॉर्थ, ये अपना बना लेगा साउथ, क्योंकि 2 स्लॉट में एक पोल बन रहा था। और बाकी जो है फर्दर आकर के चला जाए, क्योंकि अगर हम लोग आर फेज के कॉइल को देखें तो ये कुछ इस तरीके का है, ओके, ये इस तरीके का है भाई, समझ रहे बात को। तो यहां पे समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि सिंगल लेयर में कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, कनेक्शन आप इजीली कर लेंगे। इसको आपने पीछे से इस तरीके से डाल दिया, लेकिन डबल लेयर में प्रॉब्लम होता है। डबल लेयर में क्या प्रॉब्लम होगा, देखिए अगेन आप समझिए कि मेरे पास कुछ इस तरीके का स्लॉट है, ओके। इसमें दिक्कत क्या होता है भाई कि अगर आपने मान लेते हैं यहाँ पे एक कॉइल है ये, ठीक है, कॉइल A है मेरा, ओके। तो अगर आपने कॉइल A को इस तरीके से डाला है, ओके, ये क्या हो गया, नीचे दब गया होगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसको डाला, ठीक है ना। तो ये अगर बॉटम कंडक्टर है और इसको अगर मान लेते हैं भाई यहां से निकाला, अभी हम लोग बस मैनुअली लेकर के चल रहे हैं, लेकिन इसमें मान लेते हैं एक और कंडक्टर पहले से डला हुआ है, क्योंकि एक स्लॉट में 2 कंडक्टर जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो ये जो आपका बॉटम लेयर है ना, ये नीचे दबा हुआ है, ठीक है, इसको या फिर ऐसे समझिए, ये मान लेते हैं आपका, ये मान लेते हैं आपका ये वाला कंडक्टर है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये पीछे से निकल रहा होगा ना, क्योंकि देख रहे हैं कहीं इससे कनेक्टेड है। ये अगर A है तो ये आपका A डैश है, समझ रहे बात को भाई। ये अगर कंडक्टर है तो सीधी सी बात है पीछे से निकला हुआ है, यानी इसका जो एक और कंडक्टर होगा, ये मान लेते A है, तो A डैश कहीं ना कहीं से तो निकल रहा होगा, समझ रहे बात को। तो अगर ये बॉटम है तो इसका जो, यानी ये जो है, ये अगर बॉटम में डला हुआ है तो ये जो A डैश है ये हमेशा कहाँ होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, ठीक है। टॉप कहने का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इस वाले स्लॉट में मान लेते हैं कंडक्टर डला हुआ, ठीक है, ये मान लेते हैं B कॉइल है, B कॉइल का ये मान लेते हैं कंडक्टर B है, ठीक है, यहाँ पे पहले से मैंने डाल रखा है, ओके। तो A अगर इसमें डाला है आपने तो A मतलब
ए अगर यहाँ पे डला हुआ तो ए डैश कहाँ होगा, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक साइड अगर बॉटम में है तो दूसरा साइड आपका टॉप पे होना चाहिए, ओके। और इसमें अगर ये इसका एक साइड यानी बी वाला अगर बॉटम में है तो इसका जो बी डैश होगा ये कहाँ होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए। मान लेते हैं मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ इसको, क्लियर हुआ, नहीं अल्टरनेट चलता है एक तरीके से। तो बस अभी इंट्रोडक्शन है भाई, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा, फालतू का कोई मतलब नहीं बनता ये सब। तो डबल लेयर में बस दिक्कत यही होता है कि ये तिरछा तिरछा भागता है, मतलब पीछे से जो जुड़ा हुआ रहेगा, देख रहे हैं, पीछे से जोड़ने में दिक्कत होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैक पिच, फ्रंट पिच, ये सब का सहारा लेते हैं। और वही सिंगल फेज में इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आ रहा था तो वहाँ पे हम लोग को ये सब कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सिंपल हम लोग पोल पिच और कॉइल पिच से ही पूरा का पूरा कनेक्शन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर बात करेंगे और इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कुछ डायग्राम का भी हम लोग सहारा लेंगे, ओके। तो उससे ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ इमेज दिखा देता हूँ आपको, मे बी वो हम लोग को हेल्प करे। यहाँ पे कुछ ऐसा इमेज है नहीं भाई, ठीक है, जिसको यहाँ पे दिखाया जाए। बस यहाँ पे समझिए, ये देख रहे हैं कैसे मुड़ा हुआ है, ये ऊपर उठ के ऐसे मुड़ा हुआ है। समझ, ऐसे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जो है ना, ये आपका क्या है, ये वाला जो कंडक्टर, क्योंकि अपने आप में एक कॉइल है तो इसका एक साइड जो होगा टॉप में डला हुआ है, तो सीधी सी बात है दूसरा वाला कहाँ होगा, बॉटम में होगा, यानी गड्ढे में पड़ा हुआ होगा, ओके। उसी तरीके से देखिए, ये वाला अगर टॉप में डला हुआ है तो ये वाला क्या होगा, आपका बॉटम में होगा। और इसको अगर हम लोग और भी बेटर तरीके से देखें, देखिए यहाँ पे इस वाले फोटो में आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला जो है, अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ भाई क्योंकि इसका जो स्लॉट है ना ये ज़्यादा चौड़ा चौड़ा एक तरीके से, वाइड ज़्यादा है, देख रहे हैं। मतलब इसमें एक दबा हुआ रहेगा, नीचे से दबा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ये आपका ऊपर से आ रहा है ना, देख रहे हैं ऊपर से निकला हुआ है, तो ये वाला देख रहे हैं नीचे से जा रहा है आपका, यानी ये बॉटम है, ये आपका क्या है, टॉप है एक तरीके से। तो इसको आप देखिए, ये वाला अपने आप में कॉइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये देख रहे हैं, ये नीचे से निकल रहा है, देख रहे हैं, ये नीचे डला हुआ है, लेकिन इस वाले में, दूसरे वाले स्लॉट में देख रहे हैं ऊपर में डला हुआ है आपका, ठीक है। तो ये कनेक्शन, ये पीछे से जो फ्रंट कनेक्शन है, ये कनेक्शन को एक तरीके से जोड़ने के लिए ऐसा करना पड़ता था कि हम लोग इसको इजीली जोड़ सकें, ओके। नहीं तो फिर दिक्कत होता है। अगर आप इसको भी टॉप में रखेंगे, इसमें भी अगर टॉप में रखेंगे तो दूसरा जो कंडक्टर है वो आपका डल नहीं पाएगा, एक तरीके से आप डाल नहीं पाइएगा, प्रॉब्लम आता है एक तरीके से। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है एक तरीके से, जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तभी आपको आइडिया लगेगा। लेकिन अभी इतना हिंट काफ़ी है, आई होप कि आप इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे होंगे। बाकी का भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।